नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष सेशन में आज का हमारा विषय है NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां राष्ट्रीय रिपोर्ट। ठीक है, देखते क्या है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अर्थात NFHS बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के रूप में किया जाता है। देखते हैं NFHS रिपोर्ट के बारे में कि यह क्या है। सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक प्रजनन क्षमता राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। NFHS 5 के दायरे को सर्वेक्षण के पहले अर्थात जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पाँचवा जो रिपोर्ट है वह पहले दौर अर्थात NFHS 4 के संबंध में नए आयाम जोड़कर विस्तारित किया गया है। जैसे जो 5वां जो रिपोर्ट है उसमें जो है नए पुराने जो पहले दौर के जो रिपोर्ट है उसी में कुछ नए आयाम को जोड़कर विस्तार किया गया है। जैसे मृत्यु पंजीकरण, पूर्व विद्यालय शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तारित डोमेन, बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषण तत्वों के घटक, मासिक धर्म स्वच्छता, शराब और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति, गैर संचारी रोगों जैसे NCD के अतिरिक्त घटक 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सभी लोगों में उच्च रक्तचाप व मधुमेह को मापने हेतु विस्तारित आयु सीमा का आकलन किया गया है इसमें। ठीक है, यह जो है 30 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जिन्हें देश को वर्ष 2030 तक हासिल करना है को तय करने के लिए एक निर्देशक का काम करती है। ठीक, राष्ट्रीय रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य परिप्रेक्ष्य से संबंधित आंकड़े भी प्रदान करती है जो नीति निर्माण और प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु उपयोगी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां रिपोर्ट NFHS 4 अर्थात NFHS 4 का जो 15-16 में जारी हुआ था, NFHS 5 जो 19-21 में तक की प्रगति को सूचीबद्ध करती है। अर्थात जो पहली जो राष्ट्रीय रिपोर्ट थी वो 15-16 में जारी की गई थी और दूसरी जो है इस बार 2019-21 में जारी की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। NFHS के उत्तरोत्तर चरण मुख्य उद्देश्य NFHS के उत्तरोत्तर अर्थात मतलब कि प्रगतिशील रूप में मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय व तुलनीय डेटा प्रदान करना है। एक अखबार के कटिंग से माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसकी विशेषता को हम लोग फिर से डिटेल से देखेंगे इसके बाद। ठीक है, देखिए शिक्षा की स्थिति इस NFHS रिपोर्ट में बताया गया है कि शिक्षा की स्थिति सुधरी है जिसमें कुल महिलाओं में 72% महिलाएं अब साक्षर हैं, ये बता रहे हैं। इसमें जो है कुल पुरुष में 84% पुरुष जो देश में साक्षर हैं, जिनमें से कुल महिलाओं में से 72% महिलाएं देश में अब साक्षर हैं। ठीक, 75% पुरुषों के पास रोजगार है। कुल पुरुषों में से 75% पुरुषों के पास भी रोजगार है, जिसमें कुल महिलाओं में 25% महिला भी रोजगार में शामिल है, ये बताया जा रहा है। ये तुलना है कि यहाँ पे जो है कुल पुरुषों का 75% और कुल महिलाओं का 25% जो है रोजगार में शामिल है। देखिए स्कूल में कम से कम 10 साल तक शिक्षा ली है, अर्थात 45% महिला ऐसी है जो कम से कम 10 वर्षों तक स्कूल में क्लास लिए, कक्षाएं की है, 45% महिलाएं, और पुरुषों की यह संख्या 50% है जो कम से कम 10 वर्षों तक उन्होंने क्लास में शिक्षा ली, स्कूल में पढ़े हैं। देखते हैं अखबार, टीवी, रेडियो या सिनेमा से अब तक दूर रहे, मतलब 32% पुरुष अभी भी जो हैं जो अखबार, टीवी, सिनेमा से दूर रहे, जिनमें से 41% महिला जो हैं, कुल महिलाओं की 41% महिला जो है वो अभी भी जो है अखबार, टीवी, रेडियो या सिनेमा से दूर रह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं 15 से 49 साल के बीच इंटरनेट चलाने वाले लोग
जिनमें से 32% पुरुष हैं और 41% महिलाएं। यहाँ पे भी जो है महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं अभी इंटरनेट चला रही है, मतलब कि उनके अपने जनसंख्या के अनुपात में है कि कुल पुरुषों का 32% पुरुष जो हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट चलाते हैं। और इंटरनेट से जुड़े इसी को डिजिटल डिवाइड भी कहा जाता है। इसी कंसेप्ट को डिजिटल डिवाइड भी कहा जाता है कि लोग कितने जो है अपने संचार से, इंटरनेट से दूर हैं। ठीक है, कुल महिलाओं के 41% महिला जो अभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ठीक, जिनका एज ग्रुप कितना है, 15 से 49 साल का ही है। ठीक, नेक्स्ट है कि शादी की उम्र बढ़ी है, मतलब कि जो शादी की उम्र अमूमन जो 17 साल, 18, 19 साल होती है उसकी उम्र में अभी बढ़ोतरी हुई। देखते हैं कि पुरुषों की शादी की औसत उम्र अब 24.9 अर्थात 25 वर्ष हो चुकी है। ठीक है, जिसमें महिलाओं की 18.9 अर्थात 19 वर्ष हो चुकी है। 45 से 49 साल, ये मतलब समझ में आ गई ना कि जो उम्र बढ़ी है, जैसे कभी औसत उम्र शादी का सामान्यतः पुरुषों में 25 वर्ष हो गई है, जो महिलाओं में 19 वर्ष हो गई है। पॉइंट में दिया हुआ 24.9 है, तब 25 मान सकते हैं, 18.8 है तो आप 19 वर्ष मान सकते हैं। नेक्स्ट है 45 से 49। 45 से 49 साल की हर 9वीं महिला विधवा है, अर्थात 45 से 49 साल की जो महिलाएं हैं वो अमूमन विधवा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि परिवार नियोजन। आधुनिक गर्भ निरोधक उपयोग इस्तेमाल करने वाली महिलाएं 48% से बढ़कर 56% हो गई है। नसबंदी अभी भी लोकप्रिय है, अभी भी लोग नसबंदी करवा रहे हैं। ठीक है, इनमें यह कहा जा रहा है कि जो आधुनिक जो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल है वो उसमें 48% से बढ़कर 56% हो गई हैं। ठीक है, मोटापा की बात करें तो 2015-16 में जो NFHS 4 का जो रिपोर्ट था उसमें बताया गया था कि 21% महिलाओं का वजन अधिक था। 21% महिलाओं का वजन अधिक था। अब ऐसी महिलाएं 24% हो गई है और पुरुषों की आंकड़ा 19% से बढ़कर यह 23% हो गई है। जो चिंता का विषय भी है कि जो 21% महिलाएं थी उसका वजन अब 24% बढ़ गई है। वजन नहीं बढ़ी है, मतलब 21% महिलाएं ऐसी थी जिसका वजन पहले बढ़ चुका था, अब ऐसी महिलाएं 24% हो चुकी है। इसी में पुरुष जो है, जो पहले 19% ऐसे पुरुष थे जिनकी वजन बढ़ा हुआ था, लेकिन अब वह पुरुष की संख्या 23% हो गई है। ठीक है, टीकाकरण भी बढ़ा है। 89% प्रसव अब अस्पतालों में हो रहे हैं जो 2015 से 10% ज़्यादा, अर्थात 2015 में जो है 79% होगा और अभी 10% का इजाफा हुआ है तो 89% हो गया है। जो जन्म होता है, बच्चों का जन्म जो 89% अब जन्म जो है अस्पतालों में हो रही है, नर्स के देखरेख में हो रही है, अच्छी सुविधाएं अस्पतालों को मिल रही है, ये बताया जा रहा है। साल के 77% बच्चों, मतलब 1 से 2 साल के, अर्थात 12 से 24 मंथ के जो बच्चे हैं, 12 से 24 मंथ के जो बच्चे हैं, 77% बच्चों का पूरा टीकाकरण हो रहा है। ठीक है, 77% को, यहाँ भी चिंताजनक बात है कि बच्चों का 100% होना चाहिए, फिर भी अभी जो है इसमें जो है कुछ बच्चे जो हैं जिनको 77% का ही हो रहा है, अर्थात जो 23% बच्चे हैं उन्हें जो अभी भी जो है टीकाकरण से बाहर है, उसे भी टीकाकरण की ज़रूरत है। 2 बच्चों के बीच का अंतर 33 महीने हुआ, अर्थात जो 2 बच्चों का अंतर का बीच का मतलब कि जो एक महिलाएं जो अपने जन्म देती है, गर्भधारण की जो सीमा होती है वो 33 मंथ हो चुका है। जैसे एक बच्चे अभी हुआ तो 33 मंथ पश्चात जो दूसरे बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिटेल में इसके बारे में फिर से। ये तो एक अखबार की कटिंग थी, इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके डिटेल के बारे में कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उस रिपोर्ट की विशेषताएं क्या क्या। देखिए, कुल प्रजनन दर, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो पूरे भारत के स्तर पे देखेंगे कि क्या है। देखिए, जो चौथा रिपोर्ट था, NFHS का चौथा रिपोर्ट जो था वो NFH 5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.20 हो गया। जो मतलब कुल जो प्रजनन दर है वो घटा है, ये बताया जा रहा है। 2.2 से घटकर कितना हो गया, 2.0 हो गया। देखते भारत के 5 राज्यों, भारत में केवल 5 राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। जैसे प्रतिस्थापन स्तर ऊपर होने का अर्थ ये हुआ कि जो जन्म दर है वो उसकी अधिक है, जिसमें बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मणिपुर है। ध्यान रखना है कि बिहार पहले स्थान पर है जिसकी जो है प्रजनन क्षमता दर अधिक है वहाँ पर। ठीक है, इसी तरह मेघालय और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, प्रतिस्थापन स्तर की क्षमता कुल प्रजनन दर है, जो प्रति महिला में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या जिस पर एक आबादी बिना प्रवास के पूरी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं
कि जन्म और निम्नतर प्रजनन दर, मतलब कि उच्चतम और निम्नतम प्रजनन दर किस जगह पे। देखिए देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है। आपको ऊपर भी दिखाया गया कि बिहार और मेघालय में सबसे प्रजनन दर सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम दिखाया गया है। ठीक है, क्षेत्रवार की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर जो है 1992-93 के प्रति महिला 3.7 बच्चे, अर्थात लगभग 4 बच्चे प्रति महिला जो होगा, प्रति महिला 4 बच्चे होते थे। अभी जो है 19-21 में यह घटकर 2.1 हो गया, अर्थात 2 बच्चे हुए। मतलब कि जो 96-95 में जो बच्चे एक महिला जो जन्म देती थी वो अमूमन सामान्यतः 4 बच्चे को जन्म देती थी, अब जो वह घटकर जो है लगभग 2 हो चुका है। ठीक है, ग्रामीण के बारे में बताया जा रहा है। जबकि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में कुल प्रजनन दर उस समय 1992-93 में 2.7 था, अर्थात 3 बच्चे थे। अब जो घटकर जो है 1.6 अर्थात 1 या 2 बच्चे हो गए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, समुदाय वार बात करें प्रजनन दर क्षमता की, तो पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदाय में खासकर मुसलमानों की प्रजनन दर में तेजी से गिरावट देखी गई है। ध्यान रखना है, ये परसेप्शन ने बनाना है कि उसमें प्रजनन क्षमता अधिक है, लेकिन उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। धार्मिक समुदायों के आधार पर भी मुसलमानों में भी जो है प्रजनन दर की क्षमता में गिरावट देखी गई। अब कम उम्र में शादी, एक है कम उम्र में शादियाँ, एक अगली नेक्स्ट पॉइंट है कम उम्र में शादियाँ। देखिए है समग्र रूप से देखें तो पूरे भारत के लेवल पे तो कम उम्र में विवाह को राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखी गई। ठीक है, NFHS 5 के अनुसार सर्वेक्षण में, हाल के सर्वेक्षण में शामिल 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त होने से पहले हो गई। मतलब कि NFHS 5 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई, जो NFHS में रिपोर्ट किए गए 26% कम है। अर्थात जो पहले जो है कम उम्र में आयु की सीमा 26%, कम 18 वर्ष से कम में जिसकी शादी होती थी वो 26% थी, लगभग 27%। जबकि अभी का जो रिपोर्ट आया 19 और 21 में वह मात्र कितना है तो 23% है। ठीक है, ध्यान रखना है, लगभग 5% जो है इसका कमी हुई है। राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखिए कितना, लगभग 5% की कमी आई है। अब ये तो महिलाओं में थी। अब पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में कम उम्र विवाह की प्रतिशत 17% थी, जो और 20% NFHS, मतलब कि इसमें भी जो है 3% की लगभग गिरावट दर्ज की गई, 3% की इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उच्चतम वृद्धि के बारे में बात करते हैं। उच्चतम वृद्धि कहाँ दिखेगी, देखिए अर्थात उच्चतम वृद्धि कहने का अर्थ यहाँ पे है कि सबसे परिपक्व एज में लोग कहाँ पे विवाह करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे देखिए पंजाब हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, मणिपुर, त्रिपुरा, असम में यह दर बढ़ी है। अर्थात यहाँ पे जो है लोग जो है ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं, विवाह करते हैं, ये चीज़ बताया जा रहा है। पंजाब में सबसे अधिक उम्र में शादी करते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम में यह दर बढ़ी है, मतलब ज़्यादा उम्र में लोग शादी करते हैं। यहाँ पे त्रिपुरा में महिलाओं के विवाह में 33.1 अर्थात 33% NFHS 4 के अनुसार, जबकि 40% और पुरुषों में 16.2 से 20% की सर्वाधिक वृद्धि हुई। मतलब कि ध्यान रखना है कि मणिपुर की एक डाटा दिया हुआ है कि जो 33 पहले NFH में 33% था 4 में, और 5वां रिपोर्ट जब आया तो उसमें 40% हो गया लोगों में विवाह की एज में वृद्धि हो गया है। ठीक है, इसी तरह जो है पुरुषों में भी वृद्धि हुई है कि यहाँ पे 16% ऐसे पुरुष थे जो कम उम्र में विवाह करते थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है वैसे पुरुष 20% हो चुके हैं, जिसकी जो अब जो है ज़्यादा उम्र में विवाह कर रहे हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं, ये चीज़ें उस राज्य की नाम है पंजाब, उसके बाद पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम है। और नीचे का जो ये डाटा दिया जा रहा है वो त्रिपुरा के बारे में दिया जा रहा है कि ऐसे महिलाएं या पुरुष, यहाँ पे महिलाएं डाटा दिया गया है, ये पुरुष है और ये महिलाएं। ठीक है, त्रिपुरा का डाटा है कि ऐसे महिलाएं जो 2015-16 में 33% ऐसे महिलाएं थी जो बढ़ी उम्र में विवाह करते थे, अर्थात अपने परिपक्व अवस्था में विवाह करते थे, जो एक लीगल जो 21 महिलाओं की जो 18 वर्ष होती थी उससे भी ज़्यादा उम्र में विवाह करते थे। लेकिन वही रिपोर्ट जो है अब जो है 40% महिलाएं हो गई है, अब यही बढ़ के 40% महिलाएं हो गई। और पुरुषों की जो पहले जो था 16% थी, अब वो बढ़ के कितना 20% हो गए। समझ में आ गई बात है आपको। नेक्स्ट है कि कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्य। देखिए जो जहाँ पे कम उम्र में शादी हो जाती है वो है बिहार, पश्चिम बंगाल जो है कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर राज्यों में से एक है। ठीक है,
ध्यान रखना है कि कम उम्र में विवाह के उच्चतम दर वाले राज्य पहला बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल है। अब है नेक्स्ट, कम उम्र विवाह के न्यूनतम दर वाले राज्य। कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर वाले राज्य अर्थात जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु है। नेक्स्ट है किशोर गर्भावस्था अर्थात जो छोटे अवस्था में ही जिसके गर्भधारण हो जाती है उसके बारे में बताया गया। किशोर गर्भधारण की दर 7.9% से घटकर 6.8 हो गया, जो कि घटना भी चाहिए, स्वाभाविक है, ये अच्छी बात है कि 7.9 से घटकर 6.1 हो गई है। ये तो 0 तक होनी चाहिए। किशोर अवस्था में गर्भधारण क्षमता तभी कम होगा जब बाल विवाह कम होगी, ये चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तब है गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग। देखते हैं कि गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किस तरह की महिलाएं करती है, वो बताया जा रहा है कि रोजगार कारक। देखिए 53% महिलाएं जो कार्यरत नहीं है, कुल महिलाओं में 53% महिलाएं जो कार्यरत नहीं है की तुलना में कार्यरत महिलाएं मतलब जो 66% महिलाएं कार्यरत हैं महिलाओं द्वारा आधुनिक गर्भ निरोधक पद्धति का उपयोग कर रही है। मतलब कुल महिलाएं अगर 100 है तो 100 में से 53 महिलाएं ऐसे हैं जो कार्यरत नहीं है, ठीक है। तो वह महिलाएं मतलब जो कार्यरत है, जो 100 महिलाएं टोटल हैं, जो कार्यरत महिलाएं मतलब 50 नहीं है, तो 50 का 53% महिलाएं जो है वह कार्यरत नहीं है। उसमें से तुलनात्मक रूप से कार्यरत जो 66% महिलाएं हैं, मतलब कि जो कार्यरत 50 है उसमें से 66% महिलाएं जो है वो गर्भ निरोधक पद्धति का उपयोग करती है। इसका मतलब ये कहने का हुआ कि जो महिलाएं अपने ड्यूटी पर हैं, जो कार्य करते हैं, वो उनमें जो है आधुनिक गर्भ निरोधक पद्धति का उपयोग किया जाने का स्कोर बढ़ा है, उपयोग किया जाता है उसमें, ये चीज़ बताया जा रहा है। उन समुदायों और क्षेत्रों में गर्भ निरोधक का उपयोग अधिक बढ़ रहा है जिन समुदायों में अधिक सामाजिक आर्थिक प्रगति देखेगी। मतलब ये बताया जा रहा है कि जिस समुदाय में आर्थिक सामाजिक प्रगति अधिक देखेगी उसमें जो है यह गर्भ निरोधक जो उपाय हैं, उपयोग है, उसको अपनाने का प्रचलन बढ़ा है, ये बताया जा रहा है। अब है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा समग्र भारत के स्तर पर बात करें तो वर्ष 2015-16 में घरेलू हिंसा की 31% घटनाएं हुई, जो मामूली रूप से गिरावट हुई है, और यह 2019-21 में यह जो है 29% हो गई है, मतलब कि तुलनात्मक रूप में घटी है। उच्चतम और न्यूनतम राज्य, मतलब महिलाओं में घरेलू हिंसा के जो उच्चतम और निम्नतम राज्य कौन कौन से। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं 48% कहाँ में देखी गई, घटनाएं कर्नाटक में देखी गई है। इसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, तमिलनाडु का स्थान है। लक्षद्वीप में सबसे कम 2.1% घरेलू हिंसा घटनाएं दर्ज की गई। सबसे अधिक कहाँ पे है, तो बिहार में सबसे अधिक घरेलू हिंसा बिहार में देखी गई है महिलाओं के प्रति, और साथ ही सबसे कम कहाँ देखा गया, सबसे अधिक यहाँ पे है, और सबसे कम कहाँ देखा गया, तो लक्षद्वीप में देखा गया। डाटा नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। संस्थागत जन्म दर, देखिए संस्थागत जन्म ऐसे जो एक संस्थागत प्रसव या संस्थागत जन्म का अर्थ होता है चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में बच्चों को जन्म देना। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी स्थिति को संभालने तथा माँ एवं बच्चे को जीवन को बचाने के लिए उत्तम सुविधाएं उपलब्ध होती है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। संस्थागत जन्म जहाँ पे हर एक सुविधाएं मिनटों में उपलब्ध होती है, वहाँ पे बच्चों का जन्म कराया जाना, ठीक है। तो समग्र भारत की बात करें तो इसमें 79 से बढ़कर 89% हो गया, अर्थात 10% की इजाफा हुआ है, अच्छी बात है। क्षेत्रवार की बात करें तो राज्यवार की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% जन्म संस्थानों में दिया जा रहा है, और शहरी क्षेत्रों में 94%। यहाँ पे जो है 13% अभी भी कम है, जबकि यहाँ पे मात्र 60% कम है। इसको 100% किए जाने का स्कोर रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है टीकाकरण स्तर। नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे जो है 4 का रिपोर्ट जो है 62% की तुलना में 12 से 23 महीने की उम्र के 3/4 अर्थात 77% से अधिक बच्चों की पूर्ण टीकाकरण किया गया था, ठीक है। जो बच्चे जन्म के बाद जो है 12 से 23 में अर्थात लगभग 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको 77% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया था। आपको भी जो अखबार का कटिंग था उसमें बताया गया था 77% जो है पूर्ण टीकाकरण किया जा रहा है। जो अभी भी जो है मैं बताया था वहाँ पे कि 23% अभी भी कमी है, इसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। स्टंटिंग, ये देखते हैं स्टंटिंग पिछले 4 वर्षों से देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का स्टंटिंग का स्तर 38% से घटकर 36% हो गया है,
ठीक है, 2% घट गया है। जो स्टंटिंग पूरे देश के लेवल पे होता था बच्चों, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, वो 38% था, जो अब घटकर कितना हो गया, 36% हो गया। ठीक है, 19-20 में शहरी क्षेत्रों में 19-21 के शहरी क्षेत्रों में 30% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 37% के बच्चों में स्टंटिंग देखी गई। अर्थात जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र के बच्चों जो हैं वो 30% है और ग्रामीण क्षेत्रों में वह संख्या 37%। अर्थात शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा जो ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पर स्टंटिंग का जो प्रचलन है वह देखा गया है, अधिक देखा गया। कहाँ पे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया। ठीक है, मोटापा की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो चौथी रिपोर्ट थी 2015-16 की, उसमें बताया गया था कि मतलब कि संग्रह क्षेत्रों में अधिक वजन मोटापे की व्यापकता बढ़ी। अर्थात जो रिपोर्ट 15-16 में आई थी और जो रिपोर्ट 19-21 में आई है, उसमें जो है जो औसत जो मोटापा दर है वो बढ़ा है। देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर यह महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% हो गई और पुरुषों में 19% से बढ़कर 23%। मैंने आपको अखबार की कटिंग में बताया था कि जो पुरुष हैं उनकी जो पुरुष की 19% ऐसे पुरुष हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ था और उसका अब अभी और बढ़ कर जो और ऐसे पुरुष और बढ़ गए हैं जिनका वजन और बढ़ा हुआ है, तो 23% पुरुष हो गए इसमें। महिलाओं की बात करें, जो 21% महिलाएं मोटापे से गुजर रही थी, वह महिलाओं की संख्या अब 24% हो गई। ये चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सतत विकास लक्ष्य संकेतकों में समग्र सुधार दर्शाता है। यह दर्शाता है कि विवाहित महिलाएं आमतौर पर 3 घरेलू निर्णयों में से किस सीमा तक भाग लेती और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी कितनी अधिक है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, घरेलू निर्णयों में खुद के लिए स्वास्थ्य देखभाल, प्रमुख घरेलू खरीदारी, अपने परिवारों या रिश्तेदारों से मिलने जाने संबंधी निर्णय शामिल है। निर्णय लेने में भागीदारी लद्दाख में 80% से लेकर नागालैंड में मिजोरम में 99% तक देखा गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वह निर्णय लेने में कितने सक्षम हो रही है। सक्षम की बात नहीं है, कितने प्रतिशत महिलाएं जो है अपने घरेलू कार्यों में निर्णय ले लेती है। उसमें से जो है लद्दाख में जो है 80% महिलाओं ने घर का निर्णय खुद लेती है और 99% जो मिजोरम में देखा गया, जिसमें जो है स्वास्थ्य देखभाल होता है, अपने लिए खुद के लिए स्वास्थ्य देखभाल की हम निर्णय खुद लेंगे कि हम कहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रमुख घरेलू खरीदारी, जो घर के जो सामान वगैरह होते हैं उसको खरीदने के लिए निर्णय महिलाएं ले रही है। साथ ही अपने परिवारों को मिलने और परिवारों या रिश्तेदारों से मिलने से जो निर्णय लिए जाते हैं, कहाँ मिलने के लिए जाना, नहीं मिलने के लिए जाना है, वह निर्णय अभी भी लगभग 80 से 99% तक महिलाएं ही ले रही है, लगभग महिलाएं ही ले रही है। ठीक है, ग्रामीण 77% और शहरी 81% क्षेत्रों में सीमांत अंतर पाया गया है। ठीक है, मतलब ग्रामीण की बात करें तो निर्णय लेने में 77% और शहरी क्षेत्रों में 87% सीमांत अंतर पाया गया। पिछले 4 वर्षों में महिलाओं के पास बैंक खाता या बचत खाता होने का प्रचलन 53% से बढ़कर 79% हो गया। जो मतलब ये बताया जा रहा है कि जो महिलाएं होती थी उनके पास जो बचत बैंक खाता होता था वो 2015-16 की रिपोर्ट में 53% था, जो 2019-21 की रिपोर्ट में बढ़ के कितना हो गया, वो 79% हो गया। ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, इसी तरह के एक सेशन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ये जो हमारा सेशन है एक रिपोर्ट पे था, इसलिए हमने इसको सेपरेट लिया। एक हमारा सेशन चलता है प्रीलिम्स 2023 के लिए, इसमें 8-10 न्यूज एक साथ रहते हैं, उसका चला रहे हैं। तो अगर वो आप ज्वाइन नहीं किए तो उसको भी ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।